तो अब हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। और वो हम लोग बात कर रहे हैं सोल्यूशन की। और दरअसल लिक्विड सोल्यूशन आपका एक पूरा 12th क्लास के अंदर डिटेल चैप्टर है, बट यहाँ पर फिलहाल हमें कुछ बेसिक्स जो हैं शुरुआत के, जिस पे कंसंट्रेशन की बात हम लोग करेंगे, उसको यहाँ पे पढ़ेंगे लोग, ठीक है ना। बेसिक्स के फॉर्म में है। तो हम सबसे पहले सोल्यूशन की बात करते हैं। तो जब भी आप बात करते हो किसी सोल्यूशन के बारे में, तो सोल्यूशन में दो टर्म्स यूज किए जाते हैं, एक सॉल्वेंट और दूसरा सोल्यूट। मतलब दो चीजों को आप मिलाते हैं, देन आपके पास सोल्यूशन तैयार हो जाता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सॉल्वेंट क्या है, सोल्यूट क्या है। तो सॉल्वेंट मतलब जो लार्ज अमाउंट पे होगा, और जो सोल्यूट जो आप कम अमाउंट पे किसी में डिसॉल्व कर रहे होंगे। मोटे तौर पे आप जब भी सोल्यूशन की बात करते हैं तो आपके दिमाग में आता है कि हमारे पास बहुत सारा पानी है जो कि एक सॉल्वेंट की तरह काम करेगा, और कोई एक सॉलिड सब्सटेंस आप बाहर से मिला दें जो डिसॉल्व कर दिया जाए तो एक सोल्यूशन बन जाए, ठीक है। तो ये जनरल आपके पास ये इंफॉर्मेशन होती है, तो ठीक भी है, सोल्यूशन ऐसे ही बनता है। बट एक स्पेसिफिक बात आपको यहाँ समझनी है, यानी सॉल्वेंट इन जनरल आपके दिमाग में आता है कि एक्सेस में होता है और ये लिमिटिंग होगा, बट ऐसा नहीं होता है। अभी आप फिलहाल यहाँ पे काम चला सकते हैं, लेकिन सॉल्वेंट को पहचानने का एक सबसे अच्छा तरीका क्या है कि सॉल्वेंट का जो फिजिकल स्टेट होगा वो दरअसल सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट से मैच करना चाहिए। यानी सॉल्यूशन जिस फिजिकल स्टेट में होगा सॉल्यूशन, वही फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की भी होनी चाहिए, ठीक है ना। मास ज्यादा या एक्सेस होने से नहीं होता है। अब जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पे चीजें बदल जाती हैं। तो फिलहाल उसके लिए बड़ा चैप्टर है, हम लोग सॉल्यूशन पे बात बहुत डिटेल से करेंगे इस पे। तो अभी फिलहाल मोटे तौर पे जो सॉल्यूशन आपको पता है वो ये आप जानते हैं कि हमारे पास एक दो सब्सटेंस को आप मिक्स कर रहे हैं और दोनों में से कोई एक सॉल्वेंट है, दूसरा एक सोल्यूट है। सॉल्वेंट आप उसको मानेंगे तो ज्यादा रहता है, और सोल्यूट आप उसको मानेंगे तो लिमिटिंग अमाउंट होता है। ये तो सोल्यूशन की बात हो गई। अब हम बात जो करने जा रहे हैं वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन की है। ये क्या है, ठीक है। तो दरअसल क्या होता है कि हमारे पास एक सॉल्वेंट है और इस सॉल्वेंट में आप कोई बाहर से सब्सटेंस मिला रहे हैं, सोल्यूट मिला रहे हैं। तो अभी फिलहाल इसका सोल्यूशन बन गया। हम थोड़ा सा और सॉल्वेंट सोल्यूट मिला देते हैं, लगातार सोल्यूट को आप मिलाते चले जा रहे हो, ठीक है ना। तो उससे आप बोलते हैं कि सोल्यूशन क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेट हो रहा है ना। लेकिन अगर आप सॉल्वेंट ज्यादा मिला दें, सॉल्वेंट लगातार मिलाएं, तो आप क्या बोलते हैं कि सोल्यूशन डाइल्यूट हो रहा है। ये दोनों लैंग्वेज आपको अलग अलग क्लियर होनी चाहिए कि अगर आपके पास एक सोल्यूशन ऑलरेडी बना हुआ है, मतलब सॉल्वेंट सोल्यूट मिक्स होकर एक सोल्यूशन बना है, और वो बनने के बाद अगर आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें आप लगातार सोल्यूट और मिलाते जा रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि सोल्यूशन क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, ठीक है ना। और अगर हम उसी में सॉल्वेंट को बार बार और मिला रहे हैं तो आप बोलेंगे कि सोल्यूशन डाइल्यूट हो रहा है। ये दोनों अलग अलग लैंग्वेज हैं, इनको बहुत क्लियर रखें आप। अब बात आती है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका मीनिंग क्या है। तो दरअसल आप कॉन्सेंट्रेशन का अगर मीनिंग निकालना चाहते हैं तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सोल्यूशन is known as concentration। बात समझ आ गई। मतलब सोल्यूट का जो अमाउंट होता है सॉल्वेंट सॉल्यूशन के अंदर, उसको ही आप नाम देते हैं कॉन्सेंट्रेशन। मतलब आपने सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा कर दिया, सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। आप सोल्यूट के अमाउंट कम करते जा रहे हैं तो सोल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा। यानी सब कुछ सोल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड करता है। तो कॉन्सेंट्रेशन को अगर आपको किसी सोल्यूशन का रिप्रेजेंट करना है तो आप सिंपल लिख सकते हैं कि दिस इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सोल्यूशन। अब वो अमाउंट लगातार आप बढ़ाते चले जाते हैं तो सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेट होगा। अगर वो अमाउंट आप घटा देते हैं यानी कम कर रहे हैं लगातार, तो सोल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा। तो हम मोटे तौर पे ये जानते हैं
कि सोल्यूशन के कंसंट्रेशन से अगर बात की जाए तो उसका मतलब ये होता है कि जितना ज्यादा आप सोल्यूट मिलाएंगे सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेट होगा, और जितना ज्यादा सॉल्वेंट मिला देंगे सोल्यूशन उतना डाइल्यूट होगा। इसी बेसिस पे सोल्यूशन कई जगह आप देखते हैं कि डाइल्यूटेड सोल्यूशन है और कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन है, ऐसा लिखा रहता है। तो जब भी आप ये बात करते हो कि ये डाइल्यूटेड सोल्यूशन है, ये कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, तो वो रिलेटिव टर्म में होता है। वो किन्हीं दो सोल्यूशन को आप कंपेयर कर रहे होते हैं कंसंट्रेशन के टर्म में, तो किसी एक को आप कॉन्सेंट्रेट बोल देते हैं और किसी एक को डाइल्यूट बोल देते हैं। लेकिन इसका कोई ऐसा फिक्स पैरामीटर नहीं है कि ये डाइल्यूट ही हो गया और ये कॉन्सेंट्रेट हो गया, तो ये एक रिलेटिव टर्म है। अगर हम दो सोल्यूशन को कंपेयर कर रहे हैं तो उसमें अगर आप ये चीजें देखते हैं कि किसमें ज्यादा सोल्यूट है तो आप उसको ज्यादा कॉन्सेंट्रेट बोलेंगे, और जिसमें कम सोल्यूट होगा उसको आप डाइल्यूटेड बोलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, तो फिलहाल मैंने एक जनरल बात कॉन्सेंट्रेशन की बता दी आपको। अब हम इसके दूसरे सेगमेंट पे आते हैं। आपने सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। आप सबने बहुत सारे टॉपिक पढ़े हैं, जैसे मोलैरिटी, मोलैलिटी, ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन, या परसेंटेज बाय वेट, बाय वॉल्यूम, ये सब सुना है आपने। तो आप एक बार जरा सोचिए कि ये सब क्या होता है। ये कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के यूनिट्स हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप में से किसी बहुत सारे स्टूडेंट्स का अपना डाउट ये आ जाता है कि सर मोलैरिटी का यूनिट क्या है। तो ये बड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, आप यूनिट का ही यूनिट पूछ रहे हो। तो पहले ही हमें पता होना चाहिए कि हम ये जो पढ़ते हैं वो सब है क्या। वो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट। समझ में आ रही बात। तो जो मोलैरिटी, मोलैलिटी, ये सब जो आप जानते हैं वो सब क्या है, सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट्स है वो, ठीक है। अब ये यूनिट्स हम डेफिनेशन के फॉर्म में पढ़ेंगे, तो उनका मतलब क्या है। क्योंकि अच्छा, इसको आपने देखा होगा कई जगह लिखा रहता है 2m⁴। सोल्यूशन में लिखा रहता है ना 2m या 10m या 5m। तो 5m साथ में क्यों लिखा होता है, ये उसी तरह से लिखा होता है जैसे आप कोई अमाउंट बोलते हैं 2 kg, तो kg साथ में रहता है ना। तो आप बोलने लगो kg की वैल्यू क्या है, तो वो नहीं है, वो यूनिट्स हैं। दरअसल जितनी भी चीजें आप ये पढ़ रहे हैं वो सब क्या है, यूनिट्स ऑफ द कंसंट्रेशन। तो अब हम उसी पे बात करना स्टार्ट करते हैं। तो जब हम बात यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन की करेंगे तो अब हमारे पास बहुत सारे यूनिट्स में से सबसे पहला यूनिट है परसेंटेज बाय वेट। ये स्मॉल w बाय कैपिटल W करके लिखा रहता है। ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का सबसे प्राइमरी तरीका है। ये क्या है, पहले मैं इसको समझा दूं। दरअसल परसेंटेज बाय वेट की अगर हम बात करें, कैपिटल W बाय W, दिस इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, और वो भी ग्राम अमाउंट, अपॉन ग्राम अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मतलब सीधा है, आपके पास सोल्यूट का वेट होना चाहिए और टोटल सॉल्यूशन का वेट होना चाहिए, उसका जो रेशियो है इनटू में 100, ये उसका परसेंटेज है। सिंपल सी बात है, जैसे वेट परसेंटेज होता है। तो ये सबसे प्राइमरी तरीका है कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का। इसका मैं मतलब समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कहीं पे लिखा है 10% बाई वेट, कैपिटल D। ये W रिप्रेजेंट करता है किसको, सॉल्यूशन के मास को। ये W किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, सोल्यूट के मास को। अगर ये कहीं लिखा है एक्वस H2O4 का एक सोल्यूशन है और ये इसका कंसंट्रेशन है 10% बाई वेट एक्वस H2O4, तो मैं इसका मीनिंग निकालने जा रहा हूँ। एक्वस H2O4 का मतलब क्या होगा, वाटर एज ए सॉल्वेंट है और H2O4 एज ए सोल्यूट है। तो आप लिखेंगे इन 100 ग्राम सोल्यूशन, परसेंटेज है तो 100 ग्राम होगा। इन 100 ग्राम सोल्यूशन देयर इज 10 ग्राम सोल्यूट H2O4। बात समझ आ रही। तो ये सिंपल सा इस टर्म का केवल मतलब है, और ये बहुत जरूरी है आपको समझना।
अगर मैं इसी में बात करता, अमाउंट ऑफ H2O कितना होगा, तो 100 माइनस 10 तो 90 ग्राम आ जाता है। ठीक है। अच्छा, ये जो हम लिख रहे हैं ये कॉन्सेंट्रेशन है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये सोल्यूशन का क्या है, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट है, तो 10% बाई वेट ऐसे लिखा होगा, और इसका मीनिंग क्या है वो आपने ये निकाल लिया। ठीक, तो इस तरह से हम लोग इसको समझ लें। सबसे प्राइमरी बात ये है परसेंटेज बाई वेट की। अच्छा, आप अब सोच रहे हो कि सर ये परसेंटेज बाई वेट किस तरह के सोल्यूशन को रिप्रेजेंट किया जाता हो, ये बात समझिए। हालांकि रिप्रेजेंट तो सब जगह हो सकता है। तो आपने जैसे बहुत सारी जो एलॉय बनती है मेटल और मेटल को मिक्स करके, वो भी एक तरीके का सोल्यूशन फेज होता है। तो उसके अंदर अगर आप किसी पर्टिकुलर मेटल का परसेंटेज निकालते हैं, उसका कंसंट्रेशन निकालना चाहते हैं, तो हमेशा देखिएगा वो परसेंटेज बाई वेट में लिखा होता है। तो ये चीजें जब आप किसी में, जैसे देखा होगा गोल्ड जो मार्केट में आता है, उस गोल्ड के अंदर प्योर गोल्ड नहीं होता पूरा, उसके अंदर कुछ ना कुछ मेटल्स मिक्स होती हैं। तो जब आप अच्छी लैब के अंदर उसका असेसमेंट करिए, तो उसके अंदर कॉपर, जिंक या गोल्ड जितने परसेंट में होता है वो बाई वेट लिखा होता है। फिलहाल तो ये डिटेल वहां पे आपको काम आएगी। तो सबसे पहली चीज है कि यूनिट में कॉन्सेंट्रेशन अगर आप निकाल लें, एक यूनिट क्या है, परसेंटेज बाई वेट, तो उसको कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, वो समझ लीजिए। एक और एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 20% बाई वेट एक्वस NaOH अगर लिखा है, तो उसका मतलब भी हम लोग लिख सकते हैं इन 100 ग्राम सॉल्यूशन देयर इज 20 ग्राम NaOH, तो बचा हुआ 80 ग्राम क्या होगा, वाटर। तो कुल मिला के आप ऐसे इस पूरे पार्ट को समझ सकते हैं। ठीक। अच्छा, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे एक और कंसंट्रेशन की हम बात करते हैं, और वो है कंसंट्रेशन बाई वॉल्यूम, V बाई V। जैसे हम वेट बाई वेट की बात कर रहे हैं, वैसे ही वो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम की बात भी हो सकती है। ठीक है, तो उसमें मैं एक बात करता हूँ। चलिए, तो दूसरा एक यूनिट है परसेंटेज बाई वॉल्यूम, V बाई V। तो जो बात वहां पे हम वेट के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, वो यहाँ पे वॉल्यूम में करेंगे। आप अगर डिफाइन करना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, तो इन ml में लिखिए, या जो भी है एक सेम यूनिट में रखिए, है ना, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये हो गया आपके पास परसेंटेज बाई वॉल्यूम की बात। ठीक। लेट से मैं एक एग्जांपल लिखूं कि 10% बाई वॉल्यूम एक्वस C2H5OH है, इथाइल अल्कोहल है। आजकल परसेंटेज बहुत लिखा होता है, आजकल हर जगह ऐड आ रहे हैं, है ना, कि इसमें इस सैनिटाइजर में इतने परसेंट अल्कोहल है। समझ रहे बात। तो परसेंटेज अल्कोहल कैसे आ रहा है, बाई वॉल्यूम लिखा होता है वो। तो ये चीजें अगर आप उसको पढ़ें ध्यान से, तो बाई वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में उसका कंसंट्रेशन लिखा होता है। तो ये ज्यादातर आप कब रिप्रेजेंट करते हैं, जब सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड स्टेट में रहें, तो उस कंडीशन में उसका कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा बेहतर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में बताया जाता है। ठीक। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ इन 100 ml solution there is 10 ml C2H5OH। क्लियर बात। तो इस तरह से आप इसका मतलब निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं कहीं लिखता 90% बाई वॉल्यूम एक्वस CH3COOH, तो इसका मीनिंग भी क्या निकालते हैं, इन 100 ml solution there is 90 ml CH3COOH। ठीक है, तो ये एक सीधा सा मतलब आप निकाल सकते हैं। अच्छा, जिस तरह से मैंने बताया था कि वेट बाई वेट कहाँ यूज होता है,
वैसे ही वही वॉल्यूम कहाँ यूज होगा, जब भी आप यूज कर रहे होंगे जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वॉल्यूम के केस में होंगे। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल बताया कि सैनिटाइजर जो बनते हैं हैंड सैनिटाइजर, उसमें आप परसेंटेज बाई वॉल्यूम लिखा रहता है, या बहुत सारे लिक्विड वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं, आप रियल जूस वगैरह देखते होंगे तो उसमें प्रिंट होके पीछे उसका कंसंट्रेशन मेंशन होता है बाई वॉल्यूम, ठीक है ना। अच्छा, जनरली खरीदते समय आप ये सब कंसंट्रेशन तो पढ़ेंगे नहीं, उसमें तो याद रहता है पहले खाने पे फोकस होना चाहिए, पीने पे फोकस। तो दरअसल क्या होता है कि अगर दो अलग अलग कंपनी के ब्रांड हैं और दोनों में आपको रेट सेम दिख रहा है, बट हो सकता है किसी एक का कंसंट्रेशन कम हो, तो आपको ये सब फर्क नहीं पड़ता है, वो देखते नहीं आप, लेकिन एक को ज्यादा फायदा होगा, दूसरे को नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन का भी बड़ा रोल है इसमें। अब मैं इसी पे बेस्ड एक तीसरी बात बोलता हूँ। एक और कंसंट्रेशन को यहाँ रिप्रेजेंट किया जाता है तीसरा, कई बार आप देखोगे परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम सीधा लिखा होता है। तो अगर मैं परसेंटेज में वेट बाई वॉल्यूम लिखता हूं तो इसका मतलब जो सोल्यूशन है, ये इसका मीनिंग क्या है, इसको आप समझेंगे कि इन 100 ml वॉल्यूम, इन 100 ml वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन देयर इज W ग्राम सोल्यूट। तो ये बात समझिएगा, ये ध्यान रखिए, परसेंटेज जब भी होगा तो इसका मतलब वो 100 में ट्रीट किया जाएगा और ये ग्राम होगा, ठीक। तो ये चीज यहाँ भी आप ऐसा रिलेट कर सकते हैं। तो कहीं जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 10% W/W, ये लिखा है, और एक्वस H2SO4 लिख दिया, तो इसका मतलब आप क्या लिखेंगे, इन 100 ml सोल्यूशन, ठीक है, देयर इज 10 ग्राम H2SO4। मतलब अभी हम लोग वेट और वेट को एक साथ ले रहे थे, वेट और वॉल्यूम को ले रहे थे, एक ऐसा मिक्स भी हो सकता है, वेट बाई वॉल्यूम आ सकता है, ठीक है। तो ये तीसरे टाइप की कंसंट्रेशन, इन सबको समझना आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए फिलहाल अभी हम चौथे पॉइंट पे आते हैं। एक जगह लिखा होता है ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन, इसको आप स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, एस से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये क्या है, इसको भी हम लोग समझे। अब जैसे यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी ग्राम पर लीटर, मतलब एक लीटर के अंदर जो ग्राम अमाउंट होगा उसकी बात कर रहे हैं, तो हम इसको एस को ऐसे भी बोल सकते हैं, ग्राम या ग्राम अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1000 ml सोल्यूशन। समझे बात। तो ये जो ऊपर आपने पढ़ा उसी तरह से कुछ मैच करता है, बट ये जब डिफाइन कर रहे हैं आप तो 1000 ml के अंदर डिफाइन कर रहे हैं, और जब हम इसकी बात कर रहे थे तो पर्टिकुलर परसेंटेज था वो, तो आप S इक्वल टू W/V भी लिख सकते हैं। यहाँ ये ग्राम अमाउंट ऑफ सोल्यूट है, और अगर हम इसकी बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, इन लीटर है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप S इक्वल टू W/V से क्या निकाल सकते हैं, स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। तो ये भी एक कंसंट्रेशन का ही तरीका है। तो दोनों में डिफरेंसेस हैं, कई बार ये दोनों मैच कर जाते हैं, तो आपको वेट बाई, अगर परसेंटेज लिखा है तो वो 100 के रेस्पेक्ट में आप ग्राम अमाउंट बताएंगे, और जब भी ग्राम पर लीटर लिखा है तो वो 1000 ml के रेस्पेक्ट में होगा, ठीक है। तो इस बात को, इसको मैं एग्जांपल्स में और समझाता हूं। जैसे मैं कहीं पे एग्जांपल में लिख रहा हूं 5 ग्राम पर लीटर एक्वस H2SO4, तो इसका मीनिंग क्या निकालेंगे, इसका मीनिंग निकालेंगे इन 1000 ml solution there is 5 ग्राम H2SO4। समझ गए बात, ये सिंपल सा इसका मतलब निकालेंगे। तो ये हमें आना चाहिए, हम इसको 100 ml के अंदर नहीं कर देंगे, लीटर में है तो ये अलग तरीके से डिफाइन है। एक चीज और यहाँ पे समझिएगा आप, जो मैंने ये सब बातें बोली कंसंट्रेशन,
ये जब हम बोलते हैं तो ये सोल्यूशन की अमाउंट नहीं दिखाता है, ये सोल्यूशन की स्ट्रेंथ दिखाता है, मतलब कंसंट्रेशन दिखाता है। अब मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको कैसे। जैसे मान लीजिए आपने कोई एक लिक्विड सोल्यूशन आपने ले लिया, लेट्स से एक जूस का ही एग्जांपल है, खाने पीने से आप ज्यादा समझ पाते हो इसलिए मैं ये एग्जांपल को ले रहा हूँ। तो एक जूस को आपने अपने ग्लास में रखा, तो उसका अपना स्ट्रेंथ जो होगा, जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, वही कॉन्सेंट्रेशन उस पैकेट का भी है जहां से आपने वो जूस को निकाला है ग्लास के अंदर, ठीक है। लेकिन दोनों का अमाउंट अलग अलग है, वो बहुत लार्ज स्केल में था, ये थोड़ा सा आपने एक सैंपल निकाल लिया उसमें, ठीक है ना, अपने टेस्ट के लिए। तो दरअसल ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन दोनों की सेम है, लेकिन जब आप बात कर रहे हो अमाउंट की, तो अमाउंट अलग चीज होता है। वो क्या है, वो जो पैकेट होगा उसका अमाउंट अलग है और जो आपने सैंपल लिया उसका अमाउंट अलग है। तो इसी तरह से जब मैं बात करता हूँ ये 5 ग्राम पर लीटर, तो ये या 10% बाई वेट या 10% बाई वॉल्यूम, तो ये सब क्या है, ये उसकी स्ट्रेंथ है। और अमाउंट अलग चीज है, यानी वो टोटल अमाउंट में कितना वो अलग चीज है। जैसे मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछूं कि एक 10 ग्राम पर लीटर एक्वस NaOH का सोल्यूशन है, ठीक है ना, और आपसे पूछा जाए फाइंड द ग्राम अमाउंट ऑफ NaOH इन 200 ml सोल्यूशन ऑफ इट। मतलब आपके पास ये कंसंट्रेशन है और मैं बोल रहा हूं कि अगर ये सोल्यूशन 200 ml लिया जाए तो उसके अंदर NaOH कितना है। तो पहले आप इसको पढ़ेंगे, ये पढ़ने में का मतलब क्या है कि इन 1000 ml सोल्यूशन कितना है 10 ग्राम। तो अगर 1000 के अंदर 10 ग्राम है तो हमें 200 के अंदर बताना है, तो 1 के अंदर कितना होगा 10/1000, तो 200 के अंदर कितना होगा, ये सिंपल सा यूनिटरी मेथड आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे ये आपके पास 2 ग्राम आ गया, समझ में आई बात। तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो किसी भी सोल्यूशन को पूरा समझने के लिए आपको कॉन्सेंट्रेशन के साथ साथ उसकी अमाउंट भी पता चले। जैसे कोई क्वेश्चन लिखा है 5% बाई वेट एक्वस NaOH है, और वो सोल्यूशन कितना है, मान लीजिए 500 ग्राम या 400 ग्राम 300 ग्राम, वो अलग चीज हो गई। तो दोनों चीजें आपको क्लियर है। अब मैं डिफरेंट टाइप की जो हम लोगों ने कंसेंट्रेशन पढ़ी उसमें बाई वेट, बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम और ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन, इन सब पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने बनते हैं। अच्छा, इसमें कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन और है, जैसे मैंने आपसे बोला 200 ml में बताइए NaOH कितने ग्राम है। हो सकता है मैं पूछ लेता 200 ml में कितने मोल ऑफ NaOH है, कितने सोडियम आयन है, कितने हाइड्रोक्साइड आयन है। तो बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन जो आपने प्रीवियस क्लासों में पढ़े हैं जिन टॉपिक को, उससे रिलेटेड भी कनेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो हर एक चीज के लिए आपको तैयार रहना है और सोचना भी है। अब मैं कुछ और दूसरे क्वेश्चंस पे आ रहा हूं। इन सब के कंसंट्रेशन के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है मोलैरिटी। ये बहुत पूछा जाता है, कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये है क्या, डिफाइन क्या किया गया है, तो मैं डेफिनेशन बोल देता हूं। दरअसल इसको फॉर्मुलेट भी कर दें, N मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन V सोल्यूशन। तो ये दरअसल मोलैरिटी का एक फॉर्मूला आपने यहाँ पे बना लिया। मैं डिफाइन करूं, V को मैंने 1 लीटर मान दिया, तो M इज इक्वल टू क्या होगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो इसको डिफाइन क्या किया गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1000 ml सोल्यूशन। बात समझ आ गई, ये इसका डेफिनेशन है। मतलब अभी तक जो हम ग्राम पर लीटर में करते आ रहे हैं उसमें क्या किया था हमने, 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर हमने ग्राम अमाउंट ऑफ सोल्यूट लिखा था। वही चीज अगर मोल्स पूछ दिया जाए तो उसी बात को आप मोलैरिटी बोल देते हो, या
एक और नाम आप बोलते हैं मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है ना। तो ये एक बात यहाँ पे सिंपल सी समझनी है। तो यहाँ से फॉर्मूले भी हम लोगों ने यहाँ पर रिलेट कर दिया। इस फॉर्मूले को हम लोग और भी प्रूव कर सकते हैं। m इक्वल टू n अपॉन v को अगर आपने ml में लिखा तो ऊपर क्या करना होगा, 1000 मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये भी फॉर्मूला आप कई जगह यूज करेंगे। और एक फॉर्मूला हम n को w बाई m में कन्वर्ट कर लें, w बाई m मोल्स होता है ना, इंटू 1000 अपॉन v इन ml, ये ध्यान रखिएगा आप। तो मोलैरिटी का एक फॉर्मूला यहाँ से ये भी बन जाता है। तो मोलर स्ट्रेंथ का सीधा मतलब आप ये निकाल सकते हैं। इसी तरह से जैसे मैं लिखता 2 मोलर एक्वस H2O4, दैट मीन्स ये लिखना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। 1000 ml solution, there is 2 mole of H2SO4, ठीक है। अब इसी में मोल अगर आ जाते हैं तो इसके ग्राम भी निकाल सकते हैं। बहुत सारे और क्वेश्चंस आपके सामने बन सकते हैं। तो सिंपल सा मोलैरिटी का मतलब द मोल या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ml सोल्यूशन और द 1 लीटर सोल्यूशन, इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे बाकी सब कंसंट्रेशन है वैसे ये भी है, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका यूज बहुत होना है। एक और खास बात, इफ द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन इज 1 यूनिट मान लें, तो आप उस सोल्यूशन का एक नया नाम देते हैं मोलर सोल्यूशन, है ना। क्या नाम देंगे, मोलर सोल्यूशन, सिंपल सी बात। तो मोलर सोल्यूशन अगर कहीं लिखा है तो उसका मतलब उस सोल्यूशन की मोलैरिटी क्या है, 1 है। यानी सोल्यूशन की मोलैरिटी 1 होने का मतलब 1000 ml के अंदर जो सोल्यूट का मोल्स होगा वो 1 होगा, ठीक। तो डिफरेंट टाइप की कंसंट्रेशन के साथ साथ आप मोलैरिटी का भी मतलब यहाँ पे समझ रहे हैं, और इसको भी हम लोग यूज करना अभी सीखेंगे, इसमें क्या क्या एप्लीकेशन है और इसको हम लोग बदल सकते हैं। अच्छा, कई बार आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे जाएंगे कि आपके पास 10 ग्राम NaOH है, उसको मैंने 200 ml में मिला दिया सॉल्वेंट लेके, अब बताइए उसका कंसंट्रेशन कितना होगा। तो आप सब वही करेंगे, जिससे फॉर्मूला है उसको आप अप्लाई करके मोलैरिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस पे एक स्टेप हम और बढ़ते हैं। जितनी कंसंट्रेशन की यूनिट है मैंने सबका यूज किया अभी तक। अच्छा, इसी में एक स्पेसिफिक बात है जो हालांकि सिलेबस से बाहर होता है, बट मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप इस सबको पढ़ के कंफ्यूज बहुत होते हैं। कई जगह लिखा रहता है फॉर्मेलिटी, तो दरअसल ये मोलैरिटी का ही एक पार्ट होता है, मोलैरिटी ही होता है, बट इसका एक नाम अलग है, फॉर्मेलिटी। तो आप इसको फॉर्मेलिटी के लिए ही पढ़ रहे हैं बस। ऐसा मैंने क्यों बोला है, दरअसल जो मोलैरिटी होता है उसमें जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्वेंट है और आप सोल्यूट लाते हैं, तो जो सोल्यूट होता है वो हम कोवेलेंट कंपाउंड मानते हैं, मतलब नॉन आयनाइजेबल मानते हैं, ये बात समझिएगा। लेकिन अगर आपके पास कोई एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है ना, और अगर आयनिक कंपाउंड हुआ, जैसे मान लीजिए लेट से A प्लस और B माइनस है, आयनिक है, और जब भी आप इसका सोल्यूशन निकालेंगे और इसकी मोलैरिटी की बात आप करेंगे, ठीक है ना, तो उस मोलैरिटी का एक नया नाम आप लिख देते हैं फॉर्मेलिटी। इसमें क्या करना होता है, वैसे ही W इंटू 1000, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं, कहीं कोई चेंज नहीं होगा। जो मॉलिक्यूलर मास होता है उसकी जगह हम लोग एक नया टर्म यूज कर लेते हैं, फॉर्मूला वेट इंटू वॉल्यूम इन ml। तो अब फॉर्मूला वेट निकाला कैसे जाता है, वैसे ही आपको अभी मॉलिक्यूलर वेट की तरह ही समझना है, बस एक नया नाम आपके सामने इंट्रोड्यूस हो जाता है कि अगर आयनिक कंपाउंड्स होगा तो उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो फॉर्मूला वेट की तरह ट्रीट करेंगे, यानी आयनिक कंपाउंड का जो मोलैरिटी है उसी का नाम क्या होता है, फॉर्मेलिटी। आपको इस टॉपिक को कतई कहीं यूज में नहीं लाना है, ये कई जगह लिखा रहता है, आपने कई जगह सुना होता है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो और इसको लेकर बहुत हाइप क्रिएट ना करें। इसलिए मैंने ये बात बहुत सिंपल वे में आपको समझा दी है कि ऐसा कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं होता। फॉर्मेलिटी का मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर आप किसी आयनिक कंपाउंड्स को, जो कि आयनाइज हो जाता है सोल्यूशन के अंदर, अगर आप उसका सोल्यूशन बनाते हैं, उसकी मोलैरिटी में जब भी आप मॉलिक्यूलर वेट का यूज करेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट ना होकर उसको क्या बोला जाता है, फॉर्मूला वेट, या
उसी में एक दरअसल माइन्यूट सा चेंज होता है, इसलिए आप ऐसा करते हैं। आपको कोई चेंज नहीं करना, आप वैसे ही फॉर्मूले वगैरह सबका यूज वैसे ही करें, कुछ भी चेंज मत करिएगा, ठीक है। हम लोग उसी तरह से पढ़ेंगे, ठीक। बट मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि इसकी जरूरत है आपको, कई जगह चीजें आपसे गलत ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। तो इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, अब हम डिफरेंट कंसंट्रेशन के बाद एक इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, और ये मोलैलिटी होगा। ये बिल्कुल अलग है, और इस कंसंट्रेशन में हम डिफरेंस क्यों मानते हैं, क्योंकि अभी तक जो भी कंसंट्रेशन हम लोग डिफाइन कर रहे थे उसमें सोल्यूशन के अमाउंट के रेस्पेक्ट में सोल्यूट का अमाउंट डिफाइन करते थे। जैसे कि मोलैरिटी में बोला कि 1000 ml सोल्यूशन में मोल्स चाहिए हमें, या बाई वेट में, बाई वॉल्यूम में, जो भी है उस सब में हम लोगों ने सोल्यूशन के अमाउंट के रेस्पेक्ट में सोल्यूट का अमाउंट कंपेयर किया है। यहाँ पे अलग है, हम यहाँ पे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे मोलैलिटी। दिस इज द नंबर ऑफ सोल्यूट एंड द वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये यहाँ पे एक बात समझनी है, और यहाँ अगर मैं W को 1 kg लिख देता तो यहाँ पे m की वैल्यू मोल्स ऑफ सोल्यूट हो जाती। तो इसको अलग तरीके से डिफाइन किया गया, क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट और 1000 ग्राम, 1 kg और 1000 ग्राम सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो ये एक बात यहाँ पे समझनी है हम लोगों को। तो सिंपल सी बात है, उसमें कुछ नया नहीं है, बट बिल्कुल नया यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी तक जो बात हम लोगों ने सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में की थी, अब वो हम सॉल्वेंट के मास के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। तो ये एक फॉर्मूला आता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट और 1 kg सॉल्वेंट। इस फॉर्मूले को आप और अच्छे से रिलेट कर सकते हैं, m इज इक्वल टू n इंटू, अगर 1000 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया आपने तो इसको हम लोग ग्राम में लिख सकते हैं। ग्राम में इसलिए कन्वर्ट करें क्योंकि बहुत सारा ज्यादातर आपको चीजें ग्राम में ही दे रखी होती है। इसको आप और अगर लिखें तो W बाई, एक तो ये फॉर्मूला बनी गया, इसके अलावा W बाई M आप मॉलिक्यूलर वेट लिख दीजिए इंटू कैपिटल W इन ग्राम। तो ये एक फॉर्मूला यहाँ पे आपके पास बन जाता है, ठीक। तो ये सब बातें यहाँ पे आपको समझ में आनी चाहिए। तो मोलैलिटी इज डिफरेंट थिंग, मोलैरिटी इज डिफरेंट थिंग। एक और खास बात, इफ द मोलैलिटी इज इक्वल टू 1 देन उसको आप बोलेंगे मोलल सोल्यूशन। जैसे मोलर था तो यहाँ मोलल सोल्यूशन होगा, ठीक। अच्छा, एक खास बात, हमने सबके कंसंट्रेशन तो पढ़ लिए, आप जब भी इस टॉपिक को पढ़ रहे होंगे तो इन्हीं में साथ में आपको नॉर्मेलिटी भी सुनाई देगा और दिखाई भी देगा। नॉर्मेलिटी अलग चीज है, उसको हम लोग अलग स्टेप में पढ़ेंगे, ब्रिज कोर्स के अंदर नहीं पढ़ेंगे, टाइट्रेशन का पार्ट है, उसमें हम अलग से डिस्कस करेंगे, उसमें बहुत सारी और डिटेल्स है। अभी फिलहाल हम मोलैरिटी और मोलैलिटी पे रहते हैं, ठीक है। तो हमने जितने भी कंसंट्रेशन के यूनिट्स पढ़े उसमें मोलैरिटी, मोलैलिटी, बाई वेट, बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम, ग्राम पर लीटर, ये सभी चीजें पढ़ी। मोलैलिटी इनमें से सबसे डिफरेंट है, और एक डिफरेंट बात और है, ये दरअसल टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। ये नोट करने वाली बात है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। मतलब आप ये बोल सकते हो, ये जो मोलैलिटी है वो टेम्परेचर का फंक्शन नहीं होता, आप मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोल सकते हैं। तो ये मैं जो बात बोल रहा हूँ उसका मीनिंग क्या है, दरअसल किसी भी सोल्यूशन को, कोई भी सोल्यूशन अगर है तो अगर आप उसमें टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ता है सोल्यूशन का, है ना। और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो उस कंडीशन में आप मोलैरिटी बोल सकते हैं कि वो कम हो सकती है। वॉल्यूम का बढ़ना मतलब कंसंट्रेशन को आप कम कर रहे हैं। लेकिन चूंकि मोलैलिटी जो है वो मास के रेस्पेक्ट में डिफाइंड है, वो भी मास किसके, सॉल्वेंट के। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो मास पे कोई चेंज नहीं आता, वो वॉल्यूम चेंज होता है लिक्विड का इधर उधर, बट मास तो कांस्टेंट ही रहेगा।
और चूंकि डेफिनेशन जो है इसकी वो मास के रेस्पेक्ट में मोल्स है, दैट्स वाई आप बोलते हैं कि मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसीलिए हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। मोलैलिटी का जो बात है, उस मोलैलिटी को जब भी हम पढ़ेंगे तो उसका टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं होता। टेम्परेचर बदलने पे बहुत सारी चीजें चेंज नहीं होती। तो डिफरेंट टाइप के जो बहुत सारे कंसंट्रेशन के यूनिट हैं, उनमें से अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, और उस एक्सपेरिमेंट को करते समय अगर हमें किसी भी कंसंट्रेशन की जरूरत है तो हम ज्यादातर मोलैलिटी का यूज करते हैं। उसका कारण क्या है कि मान लीजिए एक्सपेरिमेंट करते समय हमने टेम्परेचर बढ़ाया होगा तो ऑब्वियसली कंसंट्रेशन बदल ना जाए, इसलिए हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि जब भी हम इस तरह की कोई एक्सपेरिमेंट करें तो सोल्यूशन की कंसंट्रेशन किस यूनिट में रखें? मोलैलिटी में। मैं आपको एक बात याद दिलाता हूं, अगर आपने लिक्विड सोल्यूशन के अंदर बोर्ड स्टैंडर्ड पे मोलैलिटी टर्म का यूज किया है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। आपको याद होगा वहां एम लिखा जाता है हमेशा। क्यों? क्योंकि वहां सब कुछ टेम्परेचर से रिलेट किया जा रहा होता है। दैट्स वाई वहां पे आप मोलर कंसंट्रेशन ना लिखकर मोलल कंसंट्रेशन लिखते हैं, एम का यूज करते हैं। फिलहाल ये आप सब समझ सकते हैं, इस पर बाद में भी हम बात करेंगे। तो ये सभी टाइप के कंसंट्रेशन को यहाँ पे आपको समझना है, ठीक है। मोलैलिटी, मोलैरिटी, बाई वेट, इन सब पे बहुत सारा डेफिनेशन लिख लिख कर आप प्रैक्टिस करिए और इनको दिमाग में सेट कर लीजिए। और जब मैं ये बात कर रहा हूँ डेफिनेशन की, तो केवल फॉर्मूले से काम मत चलाइएगा, क्योंकि मैं फॉर्मूले से चीजें केवल रिलेट नहीं करनी है हमें। अच्छे क्वेश्चन के लिए आपको पूरी थीम उसकी पता होनी चाहिए और वो फॉर्मूला आप खुद बना रहे हैं ऐसा आपको पढ़ना है, ठीक है। एक और छोटा सा पार्ट है जो आप सब जानते हैं, बट मैं एक बार लिख देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आप एक टर्म और देखेंगे, मोल फ्रैक्शन। एक सिंपल सी बात है, जैसे कि मैं यहाँ पे सॉल्वेंट यूज कर रहा हूँ, तो इसके मान लीजिए मोल्स मेरे पास NB है और मेरे पास एक सोल्यूट आ गया जिसके Na मोल्स है, और दोनों को मिक्स करके आप सोल्यूशन बनाते हैं। तो इस सोल्यूशन के अंदर आपके पास Na और NB दोनों होंगे। तो फ्रैक्शन का जहां तक आप बात करते हो, फ्रैक्शन क्या होता है? हिस्सा, है ना, उसका पार्ट, ये बात बोल सकते हैं। तो किसी भी सोल्यूशन के अंदर मान लीजिए A और B दो सब्सटेंस आप मिक्स कर रहे हैं, यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट। तो अगर आप सोल्यूशन बनने के बाद मैं आपसे पूछूं कि सोल्यूट का फ्रैक्शन कितना है, मोल फ्रैक्शन, मतलब टोटल के मोल में से उसका हिस्सा कितना है, सिंपल सी बात है, इसमें कौन सा बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। मैं अगर आपसे बोलूं कि एक क्लास के अंदर 20 लोग बैठे हैं, तो आपका हिस्सा कितना है? 1/20। हम तो एक ही रहेंगे ना, तो हमारा जो शेयर है क्लास के अंदर 1/20 हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सी बात है। तो इसी तरह से एक डेफिनेशन की तरह हम लोग समझ लें, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अगर लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सिंपल सा। तो ये एक सीधा तरीका है। तो सोल्यूट के अगर मोल्स निकाले जाएं तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? Na अपॉन Na प्लस NB, ठीक, इसको आप X से लिख सकते हो। इसी तरह से अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अगर लिखना है तो क्या करेंगे? X भी मान लें, तो यहाँ पे NB अपॉन Na प्लस NB लिख सकते हैं, ठीक। तो ये फ्रैक्शन सिंपल सा है। और एक बात ध्यान रखिए, सोल्यूशन के अंदर अगर X और B दो कंपोनेंट है तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का जो एडिशन होगा सब मिला के क्या होगा? यूनिट। भाई सब एक के ही हिस्से में तो आ रहे हैं ना सब, तो अगर एक का मोल फ्रैक्शन आ जाए दूसरे को आप 1 से माइनस कर दें। तो एक तो ये बात मोल फ्रैक्शन को लेकर, ये भी एक तरीके से कंसंट्रेशन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो हमने जितने तरीके हैं कंसंट्रेशन के वो सब आपने यहाँ पे पढ़े हैं। अब हमारा अगला काम क्या होगा? सोल्यूशन की कंसंट्रेशन के बाद, यूनिट्स के बाद, हम इन यूनिट्स को जान चुके, अब हमें इन सबको आपस में कन्वर्ट करना आना चाहिए। भाई जैसे आप 1000 ग्राम, kg, किलोग्राम,
मिलीग्राम, बहुत सारे यूनिट्स को आप आपस में चेंज कर लेते हैं। वैसे ही इन यूनिट्स को हम लोग कैसे आपस में इंटरचेंज करेंगे ये हम अगली क्लास में समझेंगे और उसको जानेंगे कैसे हम बदलेंगे। उसके लिए हालांकि बहुत सारे फॉर्मूले आजकल मार्केट में आ गए हैं, तो उस मार्केट के फॉर्मूले के हिसाब से हमें नहीं चलना होगा, हमें उसको पहले सीखना है, वो फॉर्मूले खुद डेरिवेट करने और उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसके इस सोल्यूशन वाले टॉपिक में भी कई हिस्से हैं। एक हिस्सा तो आज मैंने पहला बताया आपको, दूसरी क्लास में हम लोग बात करेंगे कि कैसे इनको आपस में इंटरचेंज किया जाता है, और साथ साथ फिर तीसरा पार्ट होगा जिसमें हम दो सोल्यूशन को मिक्स करके फिर कंसंट्रेशन पे बात करेंगे। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के बारे तक के जितने भी डिटेल्स थी उस पर हम लोगों ने बात की थी, यूनिट्स पे बात की थी। मोलैरिटी या मोलैलिटी या परसेंटेज बाय वेट बाय वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, ये सभी जो बात थी वो हम लोगों ने की थी, और मैंने आपको बात बताई थी कि ये सब कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के यूनिट्स हैं। ठीक है, आज हम लोग बात कर रहे होंगे उन्हीं कंसंट्रेशन ऑफ यूनिट को आपस में चेंज करने के। मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे फॉर्मूले आपको इसके लिए मिल जाएंगे, बट हम लोगों को फॉर्मूले से ज़्यादा उसके डेरिवेशन पे बात करनी है कि वो फॉर्मूले क्यों बनाए गए हैं, किन कंडीशन में बनाए गए, और आप हर जगह फॉर्मूले याद नहीं रखेंगे। तो आज हम लोग बेसिकली उनको आपस में इंटरचेंज करने जैसे कुछ बात करेंगे, उसको आप क्वेश्चन की तरह भी डील कर सकते हैं, तो मैं उस पर बात करता हूँ आज। तो जैसा कि डिफरेंट टाइप के कंसंट्रेशन में हम लोगों के पास जो सभी डिटेल्स हैं वो मैं एक जगह पहले लिख देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने परसेंटेज बाय वेट पढ़ रखा है, दूसरा इसी तरह से वेट बाय वॉल्यूम पढ़ रखा है, तीसरा एक केस हम लोगों ने परसेंटेज W बाई V भी पढ़ा है, इसी तरह से ग्राम पर लीटर भी पढ़ा है, डिस्टेंस जिसको आप बोलते हैं, इसी तरह से मोलैरिटी पढ़ा था हम लोगों ने, साथ ही साथ आपने मोलैलिटी पढ़ा है, और एक टर्म फॉर्मेलिटी भी हम लोगों ने सीखा था, हालांकि एक ही बात है, उसको हम यूज नहीं करेंगे। और फिर आपके पास एक बात और आई जिसको हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन पढ़ा। तो ये सब बातें हम लोगों ने आपस में पढ़ रखी थी। पिछली क्लास में हमने ये सभी डिटेल कंसंट्रेशन को किन किन तरीके से रिप्रेजेंट किया था वो मैंने बताया था आपको। आज हम लोग क्या काम करेंगे, बहुत सारे कन्वर्जन हम लोग यहाँ पे कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम सबसे पहले एक बात कर रहे हैं कि परसेंटेज बाय वेट में अगर आपको कोई सोल्यूशन की कंसंट्रेशन दे रखा है और उससे आप मोलैरिटी पे ले जाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, तो क्या ऐसे ही चेंज हो जाएगा या हमें कुछ और डेटा चाहिए होगा, इन सब पे बात करेंगे। तो इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट डेटा होगा वो डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन होगा, तो उसका हम यूज करेंगे और इस तरह से कन्वर्जन सीखेंगे। अच्छा, मैं इसके लिए आपको एक क्वेश्चन बीच में लूंगा एज ए एग्जाम्पल, और उसी को हम लोग कन्वर्ट करना सीख रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उन कन्वर्जन पे मैं बात करना स्टार्ट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं पहले केस की बात कर रहा हूँ और मैंने एक एग्जाम्पल में मैंने 10% बाई वेट एक्वस H2O4 का एक सोल्यूशन ले लिया। ठीक है, और इस सोल्यूशन में जो डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन है 1.98 ग्राम पर लीटर ले लिया। ठीक है, ये ग्राम पर लीटर आपने यहाँ पे कंसंट्रेशन को मेंशन कर दिया। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा यूनिट किस में है, या ml ही ले लीजिए। ठीक है, अब हम इसको कैसे समझेंगे, तो आप जब भी आपसे कोई कन्वर्जन की बात की जाए तो आप सबसे पहले तो जिस कंसंट्रेशन को आपको दिया गया है पहले आप उसका मीनिंग लिखेंगे, है ना। तो इसका मीनिंग हम लोग लिखने जा रहे हैं। मीनिंग क्या लिखेंगे, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन देयर इज 10 ग्राम H2SO4 और सॉल्यूट, है ना, 10 ग्राम सॉल्यूट है ये। तो जो आपने 10 ग्राम H2SO4 लिखा वो 10 ग्राम सॉल्यूट हो गया, और ये जो लिखा है वो क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन
100 ग्राम के अंदर ही तो रिलेट किया है, और ये सोल्यूट का मास है, मोल्स भी निकाल सकते हो आप, ये अलग विषय। अच्छा, अगर हम इसी में मोल्स निकालते हैं तो क्या आता है, 10/98 मोलिकुलर मास मैंने लिख दिया। ठीक है, तो मास ऑफ सोल्यूशन पता है और मास ऑफ सोल्यूट पता है, मोल्स भी पता है, ये सब तो हमारे पास जो पता है, डेंसिटी पता है सोल्यूशन का। अब हम पहुंचते हैं कहाँ पे, अब हम उस जगह पहुंचते हैं जिसमें हमें कंसंट्रेशन कन्वर्ट करना है। तो अब जरा मैं मोलैरिटी की बात करता हूँ। मोलैरिटी अगर निकालना है तो मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या है, 1000 ml सोल्यूशन के अंदर मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए। तो आप मोलैरिटी तब तक नहीं निकाल सकते जब आप तक वॉल्यूम आपको ना पता हो, किसका, सोल्यूशन का। तो आपको मास पता है 100 ग्राम, तो इतने ही 100 ग्राम मास का वॉल्यूम नहीं निकाल सकते हम लोग, ये डेंसिटी है। तो अब हम लोग उसकी स्टार्टिंग करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो कैसे आता, m इक्वल टू वी टू डी, तो मास अपॉन डेंसिटी आएगा, मास 100 अपॉन डेंसिटी कितना, 1.98। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे चूंकि ग्राम पर ml मैंने लिखा है, तो ये आपके पास जो आएगा वो ml में आ जाएगा। ठीक, अब ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ गया, ये मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, मोल्स 10 अपॉन 98 इंटू 1000, और वॉल्यूम सोल्यूशन का कितना है 100, ऊपर आ जाएगा 9.8। तो ये आप सॉल्व करिए और इससे जो आंसर आएगा वो मोलैरिटी होगा। बात समझ आ गई, पूरी डिटेल, आपको कुछ नया नहीं करना है। आपका पहला काम क्या है, जिस कंसंट्रेशन में आपको सोल्यूशन दिखाया जाए, आप पहले उस कंसंट्रेशन का मीनिंग पूरा लिख लीजिए डिटेल वाइज, एक एक पॉइंट, और उसके बाद आप 2 मिनट उस पॉइंट पे सोचिए कि हमें इसको कन्वर्ट कहाँ करना है। तो और दोनों चीजें जब आप रिलेट करेंगे तो इसका रास्ता अपने आप आसानी से बनता चला जाएगा। ठीक है, डेंसिटी का यूज होगा बीच में, तो वो आप देख लीजिएगा। तो ये सबसे बेसिक तरीका है, और पहला मैंने कन्वर्जन बताया कि परसेंटेज बाई वेट अगर कोई सोल्यूशन दे रखा है उसको आप किस तरह से मोलैरिटी में कन्वर्ट करेंगे, तो ये पूरा तरीका है। ठीक, अब मैं इसके एक दूसरे तरीके पे आता हूँ। अब मैं इसी को जस्ट रिवर्स बदल रहा हूँ, उसको जरा समझिएगा, उसको कैसे करते हैं। तरीका एक ही होगा, मतलब अब उसको भी एक बार हम लोग ट्रैक कर लेते हैं। जैसे इसी बात को मैं जस्ट रिवर्स करके लिख रहा हूँ क्वेश्चन की तरह ही। आपको मान लीजिए लिखा गया 2m एक्वस एच टू द 4 है, और इसका डेंसिटी भी आपको दे रखा है कितना, 1.98 ग्राम पर ml, और हमें परसेंटेज बाई वेट बताना है। तो चलिए पहले मैं मोलैरिटी का मतलब लिख देता हूँ। क्या मतलब है, 1000 ml solution contain 2 मोल H2SO4। अच्छा, 2 मोल है तो इसको ग्राम में क्या लिखोगे, 2 इंटू 98 यानी 196 ग्राम सोल्यूट हो गया। अब सोल्यूट का मास पता है और सोल्यूशन का वॉल्यूम पता है। परसेंटेज बाई वेट के लिए क्या चाहिए होता है, सोल्यूट का वेट अपॉन सोल्यूशन का वेट। तो सोल्यूशन का वेट के लिए क्या करना होगा, मास ऑफ सोल्यूशन के लिए हमें क्या करना होगा, m इक्वल टू वी इंटू डी, यानी 1000 इंटू डी 1.98, तो ये आ गया 1980 ग्राम। ठीक, अब परसेंटेज बाई वेट निकालना आसान है, क्या करना है, 196 डिवाइड बाई 1980 इंटू 100, यही तो है परसेंटेज। दूसरा कन्वर्जन हो गया। बहुत सिंपल सा तरीका है, इसीलिए मैं बार बार आपको शुरुआत से क्या बोल रहा हूँ कि आपको डेफिनेशन का बहुत अच्छा क्लियर आइडिया होना चाहिए कि डेफिनेशन क्या मतलब है उसका, उससे आप क्या समझ पाते हो। तो किसी भी परसेंटेज बाई वेट से मोलैरिटी को ले जाना और मोलैरिटी से फिर इधर आना, दोनों पाथ को आप कैसे प्रोसीड करोगे, मैंने एक एक एग्जांपल के थ्रू बात आपको समझाई है, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमें यहाँ पे संभाल के रखना है। ठीक है, तो किसी भी इस तरह से बाई वेट को कैसे आप मोलैरिटी में और मोलैरिटी को बाई वेट में कैसे इंटरचेंज करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, अच्छा, ऐसे ही एक और कन्वर्जन में यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, उस पर बात करते हैं।
चलिए, तो अब हम बात दूसरे कन्वर्जन पे बात कर रहे हैं जिसमें हम लोग मोलैरिटी से मोलैलिटी पे जाएंगे और इधर भी इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, तो मोलैरिटी से मोलैलिटी को कैसे पहुंचाएंगे? कैपिटल एम से स्मॉल एम से कैपिटल एम, है ना। ये नहीं है कन्वर्जन। कन्वर्जन आपका मोलैरिटी और मोलैलिटी को आपस में इंटरचेंज करना है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल 2m एक्वस H⁴ है और इसी तरह से इसकी डेंसिटी मैंने वही लिखी 1.98 ग्राम पर ml, और इसको हमें मोलैलिटी निकालना है हमें। ठीक है, तो वैसे ही जैसे पहले आपने किया, इसका पहले मीनिंग लिख लें। मीनिंग क्या लिखेंगे? इन 1000 ml solution there is 2 mole H2SO4 या 2 into 98 यानी 196 ग्राम सोल्यूट। ठीक, ये पता चल गया। ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, इतना हमें पता है। अब जरा 2 मिनट मोलैलिटी के बारे में सोचिए। मोलैलिटी के लिए मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए और मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट तो आपको क्लियर है, ये तो है ही 2 मोल्स। तो मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट हम कैसे निकाल सकते हैं? मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट, ये कर सकते हैं। लेकिन क्या मास ऑफ सॉल्यूशन पता है? नहीं, वॉल्यूम पता है। तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? m इक्वल टू वी इंटू डी करके मास ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम कितना है? 1000। डेंसिटी आपने 1.98 मान ली लिया, तो 1980 ग्राम आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अब अगर मास ऑफ सॉल्यूशन आपके पास ये है तो सॉल्वेंट का मास कितना आ गया? कैसे निकालेंगे? 1980 माइनस 196, तो ये आपके पास सॉल्वेंट का मास आ गया। सॉल्वेंट का मास ये रहा ग्राम में, मोल्स आ गए। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला, मोल्स 2 अपॉन में इंटू 1000 आप कर ही लेंगे, अपॉन में मास कितना है? 1980 माइनस 196। तो ये आपके पास उस 2 मोलर सोल्यूशन जो एक्वस H2SO4 का है उसका मोलैलिटी आ गया। कुछ भी नहीं किया हमने, सिंपल जो तरीके हैं, जो उसकी डेफिनेशन है उसी को बोला जा रहा है, उसी को समझाया जा रहा है और एक एक स्टेप करके हम लोग वहां पे आसानी से पहुंच गए। तो ये एक सीधा सिंपल स्ट्रेट तरीका है। इसी तरीकों को हम लोग रिवर्स कर रहे हैं। रिवर्स करने पे मान लीजिए मेरे पास उसी तरह से 2 मोलैलिटी का एक्वस H2SO4 होता, डेंसिटी उसी तरह से 1.98 ग्राम पर ml है। अब मैं इसको मोलैरिटी में बदल रहा हूं। ठीक, अब जरा इसको सोचते हैं। पहले आप इसका मतलब लिखेंगे क्या? 1000 ग्राम सॉल्वेंट कंटेन 2 मोल H2SO4 या 196 ग्राम H2SO4। ठीक है ना, सोल्यूट ग्राम में भी होना चाहिए ना। अब ये मास ऑफ सॉल्वेंट पता है, ये मास ऑफ सोल्यूट पता है। मोलैरिटी के लिए आपको वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम को निकालने के लिए पहले मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? दोनों को ऐड कर दीजिए, सॉल्वेंट सोल्यूट को। तो 1000 प्लस 196, तो 1196 ग्राम, है ना। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या करना होगा? m/d, है ना। तो मास 196, डेंसिटी कितना? 1.98, ये आपके पास ml आ गया, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया। मोल्स ये है। मोलैरिटी का फॉर्मूला 2 into 1000 अपॉन वॉल्यूम यानी 1196 और इनटू में ले आइए 1.98। दिस इज द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो बहुत इजीली आप मोलैलिटी से मोलैरिटी पे भी आ गए और यहाँ पे मोलैरिटी से मोलैलिटी में हम लोग ऑलरेडी पहुंच चुके थे। ठीक है, तो ये बहुत आसान सा तरीका है। आप देखिए, कुछ करना नहीं है। अगर आप डेफिनेशन बहुत अच्छे से जानते हैं तो हमें बस उन डेफिनेशन को एक एक स्टेप वाइज लिखते जाइए और जो जरूरत है उसके हिसाब से उसको कन्वर्ट करते चले जाएंगे। ठीक है, तो बहुत स्मूथली आप इनको इंटरचेंज आसानी से कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, अब मैं एक अगले स्टेप पे और आता हूँ।
जहां पे हम लोग एक और कन्वर्जन की बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग कई क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा इस तरह के, और आप अपने से कर सकते हैं, अपने से एक वैल्यू निकाल के कन्वर्जन कर सकते हैं। अब हम लोग एक टर्म को समझे, मोल फ्रैक्शन से आपसे मोलैलिटी पूछा जाता है, तो इसको कन्वर्ट करने का भी तरीका ढूंढ लिया जाए। कोई एक मोल फ्रैक्शन दिया होगा, उससे आपसे मोलैलिटी में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं इसका पूरा एक डेरिवेशन भी बता दूंगा आपको। लेट से मैं एक एग्जांपल ही ले रहा हूँ कि आपके पास एक सॉल्यूशन है एक्वस H2O4 का, जिसमें वाटर है और H2O4 है। उसे मान लीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O4 दे दिया गया 0.4, ठीक है ना। तो अब हमें इसे मोलैलिटी में बदलना है, ठीक। तो हम एक काम करते हैं, कुछ भी इधर उधर नहीं सोचते, पहले तो ये मोल फ्रैक्शन दे रखा है, इसी को मैं लिख देता हूँ। तो हम लोग जरा देखो 0.4 को कैसे लिख सकते हैं। मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2O4 प्लस मोल्स ऑफ वाटर लिख सकते हैं, आप यही कर सकते हैं। तो मैंने लिख दिया। इसको थोड़ा और सॉल्व करने की डायरेक्शन में बढ़ते हैं। n तो ऐसे ही बना रहने दो, इसको भी n ऐसे बना रहने दो। इसको मैं कैपिटल W बाई 18 लिख देता हूँ, समझ गए। वाटर है और W क्या है, सॉल्वेंट है, ये ध्यान रखिएगा। इसको मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। 0.4 n इधर ले जाएंगे, है ना, प्लस 0.4 कैपिटल W बाई 18 इज इक्वल टू n। हो गया। इसको आप इधर ले जाइए, तो 0.4 कैपिटल W बाई 18 इज इक्वल टू n से 0.4 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 0.6 n, ठीक। अब यहाँ पे एक बात जरा समझिएगा, ये क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, और ये क्या है, सॉल्वेंट का मास, इसको ध्यान रखिएगा। अब जरा 2 मिनट इधर देखो, आप मोलैलिटी अगर निकालते हैं तो आप क्या करते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट ही तो लिखते हैं इन ग्राम, तो ये मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोग एक काम करें, n बाई डब्ल्यू की वैल्यू यहां से निकाल लो। तो इसको अगर हम n बाई डब्ल्यू निकालें तो ये इधर आप ले आए, तो कैसे आएगा, 0.4 अपॉन 18 इंटू 0.6, ऐसे आ गया। ये इधर ले गए, ये इधर ले आए, ये नीचे आ गया, उसको आप इधर ले आए। तो यहां से n बाई डब्ल्यू की वैल्यू निकालें, लेकिन 1000 आपको मल्टीप्लाई करने का, तो n इंटू 1000 अपॉन कैपिटल W इज इक्वल टू 1000 दोनों साइड करना होगा, अपॉन 18 इंटू 0.6। ये क्या हो गया, मोलैलिटी। ये क्या हो गया, 0.4 इंटू 1000 अपॉन 18 इंटू 0.6। तो इसको सॉल्व करिए, इसका आंसर। तो इस तरह से आप किसी मोल फ्रैक्शन से मोलैलिटी में कैसे पहुंचेंगे, बहुत आसान सा तरीका है। अच्छा, इसका फॉर्मूला भी आपको कई जगह दिख जाएगा डेल्स-स्टेइनस्टी का यूज करते हुए, तो उस फॉर्मूले की जरूरत आपको ऐसा है नहीं, तो आप चाहें तो फॉर्मूला बना भी सकते हैं, उसको मेरे ख्याल से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि मैंने मोलैरिटी और मोलैलिटी को चेंज किया, तो उसका भी फॉर्मूला होता है, तो उन सबको हमें बस डेरिवेट करना, उसमें कुछ नया खास काम नहीं होगा, मैं उसको कर भी दूंगा। तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। इसके फॉर्मूले को अगर जनरलाइज करना है, तो आप उस जनरलाइज के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को कोई x वैल्यू मान लेंगे, है ना। तो ये पूरा पूरा इक्वेशन एक जनरलाइज फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो हमें ये कन्वर्जन आने चाहिए बहुत अच्छे से कि मोल फ्रैक्शन से कैसे आप मोलैलिटी में जाएंगे, या मोलैलिटी से मोल फ्रैक्शन में कैसे आएंगे, ये सभी डिटेल आपको पता होना चाहिए।
मोलैरिटी से मोलैलिटी वाला जो फॉर्मूले की बात है उसको भी बहुत अच्छे से दिमाग में रखिएगा। उस पर कन्वर्जन है, मैं उस क्वेश्चन को एक बार बता देता हूँ। वो क्वेश्चन की तरह भी है हमारे असाइनमेंट में। वो मैं एक बार यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी सोल्यूशन की मोलैरिटी m है, ठीक है ना, और इस सोल्यूशन में मोलैरिटी के साथ साथ उसकी डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन जो है वो रो है, ग्राम पर ml मान लीजिए, ठीक है। मोलैरिटी है, डेंसिटी है, और आपको इसको बदलना किस पे है, मोलैलिटी पे। अच्छा, जिस सब्सटेंस का सोल्यूशन है उसका कोई मॉलिक्यूलर वेट मान लीजिए, मॉलिक्यूलर वेट हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे, चलिए कोई अननोन वैल्यू है, तो हम इससे मोलैलिटी कैसे बदलेंगे। तो पहले इसका मतलब लिखते हैं। इसका मतलब क्या होगा, इन 1000 ml solution there is m mole solute, यही मतलब होता है ना इसका, m moles का मतलब यही है। तो अगर m मोल्स है तो मास ऑफ सोल्यूट कितना होगा, मास ऑफ सोल्यूट, तो m में ही मॉलिक्यूलर मास को m डैश मान लीजिए, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ गया, ग्राम में आ गया। ये बात समझिएगा, m इंटू एम डैश कर दिया, ये क्या है, मॉलिक्यूलर वेट किसका, जिसका सोल्यूशन है। जैसे मान लिया H2O4 का सोल्यूशन मैंने लिया होता तो ये ग्राम आ गया। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब मोलैलिटी के लिए आपको क्या चाहिए, मास ऑफ सोल्यूशन। तो मास ऑफ सोल्यूशन को अगर हमें निकालना है, मास ऑफ सोल्यूशन, तो क्या होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कितना हमने मान लिया, रो, तो ये ग्राम में आ गया, ठीक। अब आप सिंपल से, ये ग्राम आ गया, सोल्यूशन का मास आ गया। अब हमें मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए क्या करेंगे हम लोग, 1000 रो माइनस m इंटू एम डैश, ये मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया। अब मोलैलिटी का जो डेफिनेशन होता है उसमें क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स कितना है m, ये आ गया, इंटू 1000 लिखना होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया, 1000 रो माइनस m m डैश, ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। तो अब आप इस फॉर्मूले का बहुत फ्रिक्वेंटली यूज भी करते रहते कई जगह। तो कुछ नहीं है, सिंपल से जैसा मैंने बताया बस इसी को रिलेट कर देना। ये मोलैरिटी है और ये यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास है, ये डेंसिटी है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आप आसानी से, इस तरह का क्वेश्चन भी है असाइनमेंट के अंदर, तो आप कर सकते हो। तो ये काम आपको करना है कि बहुत सारे कन्वर्जन को हम लोगों को सीखना है। तो पहले फेज में हम लोगों ने ये पढ़ा कि कंसंट्रेशन कौन कौन सा है, उसका मतलब क्या है, और दूसरे फेज में हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ये सीख रहे हैं कि इन कंसंट्रेशन को आपस में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी या अदर फैक्टर्स। तो ये सब आपको चेंज करना आना चाहिए, ठीक है। अब हम एक तीसरे फेज में बात करना स्टार्ट करेंगे। उसकी बात हम लोग कर रहे होंगे जिसमें सोल्यूशन को अगर हम मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद सोल्यूशन में ऑब्वियस बात है कि कॉन्सेंट्रेशन को लेकर चेंजेस आएंगे, तो वो कैसे हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे, उस पर बात करेंगे, ठीक है।